Assalamualaikum dear students. This is Miss Uruj Javed from the Smart Schools of Syed Ahmed Khan campuses and Gulistane Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. Today we are going to start a new chapter, that is structural organization of life. This is the chapter number 2 from your book, and this is very important chapter regarding your board exams. So please बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस चैप्टर के ऊपर, इसका हर टॉपिक समझने की बहुत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का तकरीबन हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट, और मैं बहुत आराम से स्लोली आपको हर टॉपिक समझाऊंगी। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जहाँ पर भी आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. In this video, I will explain you about the introduction and discovery of cell. सेल और की डिस्कवरी और इंट्रोडक्शन बताऊंगी. बेसिकली सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि लाइफ किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई हुई है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद है जिनको ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि एज अ सिस्टम काम कर रहे हैं. ठीक है, हर ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलके बना है और हर टिश्यू जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है. दैट्स वाई सेल को जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सेल मौजूद है. तो बेसिकली हम सेल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो आज मैं आपको उसका सेल का इंट्रोडक्शन के व्हाट इज़ सेल और किस तरह से डिस्कवर हुआ वो बताऊँगी. एंड I will also explain you about light microscope and electron microscope. And the resource which I am using here is the textbook of biology for class 9 and 10. In the previous class, I had explained you the exercises of chapter number 1 and some past questions from 10 years. I hope chapter number 1 is clear to all of you. Now comes to the today's topic. What is cell? The cell is the basic unit of life. सेल क्या है? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है. All the things that living organism can do are done by its cell. In fact, some living things are made up of only one cell. Each cell gets food for energy, obtains oxygen, produces energy, gets rid of waste, maintains homeostasis, and produces new cells. How how are all these activities carried out? The answer can be found by examining the composition and working of its parts. सेल के बारे में ये कहा जाता है कि सेल एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर पूरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. जितना भी काम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सेल कर रहा है. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं या कुछ लिविंग थिंग ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं. आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, हर सेल जो है वो फूड लेता है. किसके लिए? फॉर एनर्जी. उससे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है. फूड से ऑक्सीजन लेके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वेस्ट को ख़त्म करता है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है और नए सेल प्रोड्यूस करता है. अब बेसिकली ये सारे काम हो कैसे रहे हैं ये हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे. Discovery of cell. In 1665, Robert Hooke made an improved microscope by combining lenses called compound microscope and examined a slice of cork under it. He found small honeycomb-like chambers which reminded him small rooms of monastery and are said cellula in Italian. So he also named these structure as cellula or cell. The cork was made from the bark of oak, so he actually saw the cell wall only. बेसिकली क्या
हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या बात हो रही है, 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उन्होंने पहले माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया बाय कंबाइनिंग द लेंस डिफरेंट लेंसेज, और एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा। और उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या चीज़ एग्जामिन करी, अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क किसको कहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर बॉटल्स के ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो है वाइन्स वगैरह की बॉटल्स में मौजूद होता है। उसने क्या किया, उस कॉर्क का एक को स्लाइस कट किया एक, और उसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको उस कॉर्क में हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, आपने शहद की मक्खी का छत्ता देखा है, वो किस तरह से उसके छत्ते में जो है वो शेप्स बने हुए होते हैं, उस तरह का चैम्बर उसको जो है उस कॉर्क के अंदर नज़र आया। जिसको देख के उसने उसको स्मॉल रूम्स का, उसके जहन में एक छोटे छोटे रूम्स का जो है वो एक आइडिया आया, और उसने उसको सेल्यूला का नाम दिया, जो कि इटालियन वर्ड है। इसके अलावा इसने यानी इस जिसको सेल्यूला या सेल भी कहा, सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम्स, उसने जिस स्ट्रक्चर को देखा वो कहा। अब बेसिकली जो कॉर्क उसने यूज़ किया था वो बना हुआ था बार्क ऑफ ओक से, एक प्लांट है ओक, उससे बना हुआ था। तो बेसिकली जो उसने चीज़ देखी वो थी सेल वॉल। In 1842, Dutrechet boiled plant material in nitric acid and examined it under microscope. It was found to consist of cells. 1842 में ड्यूट्रीचेट भी था, उसने क्या किया, प्लांट मटेरियल को बॉयल किया, किसके अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। उसने देखा कि उसके अंदर भी बहुत सारे सेल मौजूद थे, ठीक है। 1831 में एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने एक स्फेरिकल बॉडी जो है वो डिस्कवर की सेल के अंदर, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का, ठीक है। शील्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, प्रपोज दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। एक बॉटनिस्ट था जिसका नाम था शील्डन, उसने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए, सेल से। अभी यहाँ पर आप देखें सिर्फ प्लांट की ही बात हुई है, कॉर्क भी जो है वो प्लांट से आया, और ड्यूट्रीशेट ने भी प्लांट मटेरियल को बॉयल किया और ये डिस्कवर किया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सेल से बनी हुई हैं। एट द एंड शील्डन, एक जर्मन बॉटनिस्ट था, उसने ये चीज़ कही कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, वो सेल से मिलके बने हुए हैं। शील्डन के बाद नेक्स्ट ईयर एक जर्मन जोलॉजिस्ट आया जिनका नाम था थियोडर सिचुआन। उसने आके ये कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल के बने हुए हैं। उसने जो है वो न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व किया सेल के अंदर, बट उसको एनिमल सेल में एक चीज़ नज़र नहीं आई, दैट इज़ सेल वॉल, ठीक है। पहले शील्डन ने आके क्या कहा कि जो है जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। उसके बाद एक और जोलॉजिस्ट आया जिसका नाम सिचुआन था, उन्होंने कहा कि एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलके बने, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन में उसको एनिमल सेल के अंदर एक चीज़ नज़र नहीं आई, दैट इज़ सेल वॉल। और यहीं से जो है प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस स्टार्ट होता है, दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है। नाउ लेट्स कम टू द सेल थ्योरी। The combined efforts of Sheldon, Sichuan and R. Virchow finally gave rise to the सेल थ्योरी। 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था शील्डन, एक का नाम था सिचुआन और एक का नाम था विर्चो। शील्डन ने ये कहा था कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल के बने हुए, सिचुआन ने ये कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए, और आर विर्चो बेसिकली रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी थी आके, दैट न्यू सेल्स कम फ्रॉम ओनली अदर सेल, दैट इज़ एनिमल सेल कम फ्रॉम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स कम फ्रॉम प्लांट सेल। इन्होंने आके क्या कहा था कि जो नए सेल हैं वो हमेशा दूसरे सेल ही प्रोड्यूस करेंगे, लाइक अगर एनिमल है तो वो एनिमल सेल ही प्रोड्यूस करेगा, और प्लांट है तो वो प्लांट सेल ही प्रोड्यूस करेगा। इन तीनों की स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक थ्योरी पेश की गई थी जिसको नाम दिया गया था सेल थ्योरी का। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके पास एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए।
The cell is the smallest basic structural and functional unit of all organism. Cell सबसे छोटा बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किसका, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का. न्यू सेल आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी नए सेल हैं वो किससे बन रहे हैं, फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, जो सेल मौजूद हैं पहले से वो जो है आपस में डिवाइड होके न्यू सेल बना रहे होते हैं. दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके पास एग्जाम में आता रहता है. ये 3 पॉइंट्स आपको रट जाने चाहिए कि जो मेन जो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं. I hope this is clear to all of you. Now let's talk about light microscopy and electron microscopy. जब हम माइक्रोस्कोप, वैसे ऑल ऑफ़ यू नो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में के लिए यूज़ किया जाता है. वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं. जैसे वायरस, बैक्टीरिया. ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह के माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको हम जो है फर्दर आगे स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन. बेसिकली रेजोल्यूशन क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है, ये दोनों चीज़ें माइक्रोस्कोप के अंदर मौजूद होती हैं. रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर इज़ द मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ इमेज. रेजोल्यूशन किसको कहा जाता है कि इमेज को क्लियर करके देखने के लिए जो चीज़ होती है, दैट इज़ रेजोल्यूशन. एंड मैग्निफिकेशन इज़ द एक्शन ऑफ मैग्नीफाइंग समथिंग और द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैग्नीफाइड. मैग्निफिकेशन किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना. रेजोल्यूशन इज़ द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट. रेजोल्यूशन जितनी क्लियर होगी तो वो सेम ऑब्जेक्ट को जो है वो सेपरेट करने में हेल्प करेगा. और मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा करके दिखाएगा. रेजोल्यूशन इज़ मेंटेन अप टू सर्टन मैग्निफिकेशन. आप एक स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन तक रेजोल्यूशन को मेंटेन कर सकते हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन को इंक्रीज़ करते जाओगे तो रेजोल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. रेजोल्यूशन इम्प्रूव एज द वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम्स शॉर्टर. रेजोल्यूशन किस तरह से इम्प्रूव होती है कि जैसे आप जो भी इल्यूमिनेशन यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी वेवलेंथ छोटी होगी तो रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो जाएगी. और मैग्नीफिकेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है, बाय द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. लेंस के थ्रू जो है वो मैग्नीफिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है. ये दोनों जो हैं बेसिक टूल्स हैं, आप कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं फॉर द स्टडी ऑफ सेल, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन. नाउ let's come to the topic of light microscope. The microscope first used by scientists as well as the microscope used in the laboratory are all light microscope. जो पहला माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने यूज़ किया और जो नॉर्मल जो है लेबॉर्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है वो सारे लाइट माइक्रोस्कोप है. ये जितने भी ये माइक्रोस्कोप हैं ये क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो है वो लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन और ग्लास लेंस यूज़ कर रहे होते हैं एज अ सोर्स ऑफ मैग्निफिकेशन. ये जो लेंसेज हैं ग्लास लेंस ये क्या करते हैं, ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे इमेज जो है वो उस पर आके लाइट रिफ्लेक्ट करती है. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, ये लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर है. इसमें जो है नीचे मिरर लगा हुआ है, यहाँ से आके लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उस पर जाकर रिफ्लेक्ट होती है और ऊपर हम आई पीस से लेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को जो है वो मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखा सकता है, बट इसकी रेजोल्यूशन बहुत लिमिटेड है. यानी ये सिर्फ 0.2 mm तक रेजोल्यूट कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, यानी क्लियर कर सकता है इमेज को. लेकिन मैग्नीफिकेशन इसकी क्या है, ये 1000 टाइम्स जो है वो बड़ा करके दिखा देता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. In 1935, a new type of powerful microscope called electron microscope was invented by scientists to improve the resolving power of microscope.
It uses a beam of electron as a source of illumination. 1935 में एक नया पावरफुल माइक्रोस्कोप बना जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया. ये किस लिए बनाया गया था? ताकि जो है किसी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था. इस लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो थी वो लाइट थी, लेकिन इसमें जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ की जा रही थी. बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है? रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज़ करती है. जो नया मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो अचीव कर चुका है, जो कि समझें लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स जो है वो इम्प्रूव्ड है. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर थी दैट इज़ 0.2 एम, और जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर है, जो कि 1000 टाइम बेटर है लाइट माइक्रोस्कोप से. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मैग्नेट यूज़ करते हैं एज अ लेंस इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंस. लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज़ किया जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जा रहा होता है. इसमें जो है इमेज वो आप ह्यूमन आई से फोकस नहीं करते. इस पे जो भी इमेज आ रही होती है वो एक स्क्रीन पे आ रही होती है ताकि आप उस इमेज को फोकस कर सकें. ये देखिए, ये एक पिक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसके बराबर में एक स्क्रीन लगी हुई है. तो जो भी चीज़ के अंदर ऑब्जर्व हो रही होती है उसका रिज़ल्ट जो है वो इस स्क्रीन पे आ रहा होता है, क्योंकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके आई के लिए थोड़ी सी ख़तरनाक है, तो आप इसको डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, स्क्रीन पे देख रहे होते हैं. Electron microscope reveal many organelles that are impossible to seen with the light microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक फ़ायदा ये हुआ कि उसने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिस्कवर किए जो कि आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते थे. लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के जहाँ बहुत सारे, इसके अलावा अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़्यादा एडवांटेज हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ सेल्स. यानी जो लाइफ सेल की स्टडी होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप से करें तो ज़्यादा अच्छा है, उसके ज़्यादा फ़ायदा है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, केमिकल और फिज़िकल मेथड किए जाते हैं जिससे जो क्या करते हैं, जो केमिकल उसके अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं जो वो सेल्स को किल कर देते हैं. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लाइफ सेल की स्टडी इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है जितनी वो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू पॉसिबल है. Now let's talk about difference between light microscope and electron microscope. I hope आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा. सबसे पहले तो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन का है. लाइट माइक्रोस्कोप लाइट यूज़ कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे होते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंसेज यूज़ हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ हो रहे होते हैं. और रिजॉल्विंग पावर का डिफरेंस है. दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप. बेसिकली इसमें से जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है वो डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन का आ रहा होता है. लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी डिफरेंस कभी कभी आ जाता है. सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ. Microscopic studies reveal that all living organisms are composed of cell. Therefore, cell is a unit of structure of living organism. Cells are different shape and size and they have to be perform different functions. All basic functional activities characteristic of living things occur in the cell. Therefore, cell is also a unit of function of all living organisms. माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ से ये पता चला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं. ठीक है, तो कह सकते हैं सेल जो है वो यूनिट है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सेल जो है वो डिफरेंट शेप और साइजेस की भी हो सकता है, क्योंकि एज हर सेल को जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है. जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी करेक्टरिस्टिक हैं लिविंग थिंग के, वो सेल के अंदर हो रहे होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सेल इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. I hope cell is clear to all of you. In the next lecture we will discuss the main parts of the cell. What are the main part of the cell we will discuss in the next lecture. That's all for today. If you have any question, any confusion, you can ask me in the comment section. I will repeat this topic. Till then, stay safe, stay home. Allah Hafiz.